श्री धन्वंतरि भगवान की जय। प्रणाम, जय श्री कृष्ण। पूर्व भाग में हमने पारिगर्भिक रोग उसकी चर्चा की और टेस्ट ट्यूब बेबी उसके विषय में एक प्रश्न रखा था। सबसे पहले हम पारिगर्भिक रोग के प्रमाण की बात कर लेते हैं। तो माधव निदान में लिखा है, मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिबन्नपि कासाग्निसादवमथु तन्द्रा कार्श्या रुचिभ्रमैः युज्यते कोष्ठवृद्धिया च तमाहुः पारिगर्भिकम् रोगं परिभवाख्यं च युञ्ज्यात् तत्राग्निदीपनम्। अर्थात गर्भिणी माता का दूध पीते पीते बालक खांसी, अग्निमांद्य अर्थात मंदाग्नि, वमन, तंद्रा तथा कृशता, अरुचि, भ्रम और उदर की वृद्धि इन सब से युक्त हो जाता है। ये सब बालक को होने लगता है। उसे पारिगर्भिक अथवा परिभव नाम का रोग कहा जाता है। उसमें अग्निदीपक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। इस श्लोक में जो अपि शब्द है उससे यह समझना चाहिए कि यदि बालक माता का दूध न पीता हो फिर भी ये सब लक्षण दिख जाए तो पारिगर्भिक रोग ही मानना चाहिए। एक ग्रंथ है जो मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया है, फिर अन्य भाषाओं में भी उस ग्रंथ का अनुवाद हुआ है। गुजराती में उसको कहते हैं हिंदुस्ताननो वैद्यराज अथवा आर्यभिषक। यही ग्रंथ का नाम है। यशोदवाड़ा विनयभाई, जो आ ग्रंथનું નામ આવી ગયો જો એટલે હવે મને ખીજાતા નહીં, કેવું તાકાતવાળું નામ છે નહીં? हिंदुस्ताननो वैद्यराज अथवा आर्यभिषक। घटे नहीं, कहीं घटे नहीं। अच्छा, इस ग्रंथ के मूल ग्रंथकार है ब्रह्मलीन आयुर्वेद मार्तंड पूज्य शास्त्री श्री शंकरदाजी पदे। गुजराती अनुवादक है स्वर्गस्थ पूज्य हरिकृष्ण भगवान लाल व्यास। प्रकाशक है ब्रह्मलीन भिक्षु अखंडानंद जी ने प्रसादी, सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद। गुजराती में ही पढ़ लेता हूँ। गर्भिणी मातानो दूध बाळकने पावाथी तेने उधरस, अग्निमांद्य એટલે કે મંદાગ્નિ, ઉલટી, ઝાપડા એટલે કે બાળક ઝોંકે ચડી જાય, બાળક તંત્રાવસ્થામાં વયું જાય, એને ઝાપડા કહેવાતું હોય એવું મારું અનુમાન છે। એ જ અર્થ યોગ્ય લાગે છે। તો બાળકને અગ્નિમાંદ્ય, ઉલટી, ઝાપડા એટલે કે તંત્રાવસ્થા આવી જાય, અરુચિ તથા ભ્રમ થાય છે। તે રોતું હોય છે અને તેનું પેટ તગતગતું દેખાય છે। આ રોગને પારિગર્ભિક अथवा परिभव કહે છે। એ ઉપર अग्निदीपन औषध આપવામાં આવે છે। तो इस तरह से यह बात स्पष्ट हुई कि गर्भिणी माता का दूध बालक के लिए रोग का कारण बन सकता है और इतनी परेशानियां बालक को आ सकती है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर हमने जो प्रश्न रखा था कि इसमें मासिक चक्र को क्यों रोका जाता है, उसका क्या उद्देश्य है, उसकी चर्चा कर लें। उससे पूर्व यह समझ ले कि मासिक धर्म और मासिक चक्र में कुछ अंतर है। डॉक्टर मासिक चक्र को रोकते हैं। मासिक चक्र किसे कहते हैं? एक अंडाणु के उत्पन्न होने की यात्रा से, अर्थात अंडाशय से वो बाहर निकलता है तो वहां से आरंभ करके मासिक धर्म तक की जो यात्रा है उसे इसमें जितना समय लगता है
उससे कहते हैं मासिक चक्र। यह मासिक चक्र 28 दिनों का हो सकता है, 21 दिनों का या 31 दिनों का हो सकता है। सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग होने से दिनों में यह अंतर देखने को मिलता है। सामान्य रूप से 28 दिनों का माना गया है। और मासिक धर्म वो 4 दिन, वो तो आप जानते हैं। सामान्य रूप से 4 दिन, कहीं कहीं पर 5 दिनों की, 7 दिनों की भी प्रवृत्ति देखी गई है। तो अंडाणुओं के उत्पन्न होने की यात्रा से मासिक धर्म तक की यात्रा। अब वह अंडाणु कब उत्पन्न होगा यह तो कोई जानता नहीं। कैसे पता करे कि अंडाशय से अंडाणु कब उत्पन्न हो गया, मतलब बाहर निकला, यह कोई नहीं जान पाएगा। तो गिनती कैसे करे? गिनती में सरलता रहे, इसलिए उसकी गिनती एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म तक की जाती है। एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म तक की जो दिनों की अवधि है वो है मासिक चक्र। अब एक दूसरी बात समझ लीजिए, ज्यादातर लोगों को यह भ्रम रहता है मन में कि मासिक धर्म के कारण अंडाणु उत्पन्न हुए। ये भ्रम है, निकाल दीजिए। अगर मासिक धर्म के कारण अंडाणु उत्पन्न होते तो आप बताओ कि प्रथम मासिक धर्म था वो बिना अंडाणु के ही हो गया क्या? बिना अंडाणु के कभी मासिक धर्म होता ही नहीं। अरे स्त्री का जन्म होता है ना, तो जन्म के साथ ही दोनों अंडाशयों में अपरिपक्व अंडाणु लाखों की संख्या में होते हैं, बस अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। तो प्रथम मासिक धर्म आया, उसका मतलब ये कि अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर फेलोपियन ट्यूब में गया, शुक्राणु से निषेचित न हुआ, मासिक धर्म हुआ। तो मासिक धर्म के कारण अंडाणु उत्पन्न होते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। यह क्रम है, अंडाणु का उत्पन्न होना, शुक्राणु नहीं मिला तो मासिक धर्म, फिर से उत्पन्न होना, शुक्राणु नहीं मिला, मासिक धर्म, फिर से उत्पन्न हुआ अंडाणु, शुक्राणु मिल गया, गर्भावस्था। यह एक सर्वसामान्य नियम है। अब चलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रश्न के ऊपर कि मासिक चक्र को क्यों रोका जाता है। मासिक चक्र अर्थात अंडाणु के उत्पन्न होने से मासिक धर्म तक की अवधि उत्पन्न कब होगा ये पता नहीं, इसलिए उसकी गिनती करने में सरलता रहे, इसलिए एक मासिक धर्म से लेकर दूसरे मासिक धर्म तक गिनती की जाती है। उस पूरे दिनों की अवधि को, मतलब 28 दिनों की जो अवधि है, 28, 31, उस पूरी अवधि को मासिक चक्र कहते हैं। उसको रोकना अर्थात डॉक्टरों ने शरीर से ये कहा कि आप अंडोत्सर्जन की क्रिया बंद कर दो। डॉक्टर गर्भ निरोधक दवाइयां शरीर को दे देकर वह बंद करवा देते हैं, अंडोत्सर्ग बंद करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शरीर अंडोत्सर्ग अर्थात अंडाशय से अंडाणु निकालेगा तो एक ही होगा। यह शरीर का नियम है, हर महीने अंडाशय से एक अंडाणु को फेलोपियन ट्यूब में बाहर निकालो। परंतु डॉक्टरों ने कहा नहीं 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 नहीं, अपने को एक नहीं चाहिए, इसलिए शरीर को कह दिया कि आप अपना काम बंद कर दो। ऐसी ऐसी दवाइयां दी, शरीर ने काम बंद कर दिया। अब डॉक्टर अपना काम शुरू करते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां शरीर में दी, ऐसे इंजेक्शन लगवाए गए हार्मोन्स के कि शरीर मतलब अंडाशय से एक अंडाणु निकलता था। डॉक्टरों ने ऐसी दवाइयां भरी कि स्त्री के शरीर में अंडाशय में एक साथ 10 से 15 अंडाणु परिपक्व हो गए। आप सोचो, कहाँ एक अंडाणु और कहाँ एक साथ 10 से 15 अंडाणु। तो डॉक्टरों ने ऐसे इंजेक्शन दिए, अंडाशय में 10 से 15 अंडाणु परिपक्व हो गए। उन्होंने देख लिया कैमरे में कि अच्छा परिपक्व हो गए हैं। फिर एक महत्वपूर्ण इंजेक्शन लगाएंगे, ट्रिगर इंजेक्शन।
और ये लगाने के बाद वे लगभग 34 या 36 घंटों की अवधि देते हैं कि 34 या 36 घंटों के बाद फिर से स्त्री को बुलाया जाएगा। और ये बड़ी महत्वपूर्ण समय की अवधि होती है। अगर इस बताए हुए समय पर न पहुंचा गया तो जो एक साथ 10 से 15 अंडाणु परिपक्व हुए थे अंडाशय में, वो सब टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। और ऐसे टूटे फूटे हुए अंडाणुओं का कुछ काम नहीं डॉक्टरों को। ऐसा न हो इसलिए परिपक्व वे अंडाणु नष्ट हो जाने से पहले ही स्त्री के अंडाशय से बाहर निकाल लिए जाएंगे। फिर अंडाणु एक साथ 10 से 15 अंडाणु बाहर निकाल लेंगे, पुरुष के शुक्राणु से लेबोरेटरी में निषेचित कराएंगे, भ्रूण तैयार होता है, पुनः स्त्री के शरीर में आरोपित किया जाता है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। कदाचित इस पूरी प्रक्रिया को मैं ठीक से न समझा पाया हूं तो जाने दो, छोड़ दो। केवल एक महत्वपूर्ण जवाब, एक महत्वपूर्ण उत्तर आप इतना ध्यान में रखें कि मासिक चक्र को रोकने का उद्देश्य अन्य उद्देश्य हो न हो, एक मूल उद्देश्य, प्रधान उद्देश्य यही है कि शरीर एक उत्पन्न कर रहा था, अपने को एक नहीं चाहिए। डॉक्टरों ने कह दिया अपने को 10 से 15 चाहिए। क्यों इतने सारे अंडाणुओं को वे परिपक्व करके बाहर निकालते हैं? ताकि एक अंडाणु निषेचन, उसका निषेचन अगर ठीक से नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरे से काम नहीं चला तो तीसरा। इसके लिए एक साथ इतने सारे अंडाणु लिए जाते हैं। हमारी चर्चा में एक बात आई ट्रिगर इंजेक्शन की, कि वो लगाने के बाद 34 से 36 घंटों की अवधि दी जाती है, फिर बुलाया जाता है और अंडाशय से परिपक्व अंडाणुओं को निकाला जाता है, जो 10 से 15 की संख्या में होते हैं। अगर निश्चित अवधि में उसको न निकाला जाए तो वे टूट जाते हैं, शरीर के भीतर ही टूट जाते हैं। ऐसे टूटे फूटे अंडाणुओं का डॉक्टरों को कुछ काम नहीं। उसी तरह मासिक धर्म के रक्त में भी टूटा फूटा ही अंडाणु होता है और उसमें जीवन नहीं होता। फिर भी पता नहीं उससे ही टारगेट करके क्यों कहा जाता है कि वो न होता तो मानव जीवन का अस्तित्व न होता। संभव है ऐसा कहने वाले कुछ खोजबीन कर रहे होंगे। अंतर से शुभकामना। कोई नई खोज हो तो हम उनसे लाभ प्राप्त करेंगे, और क्या। सुनने में ये तकनीक आपको सरल लगे, परंतु यह सरल है नहीं। इस अद्भुत तकनीक को भारत में लाने वाले डॉक्टर थे आदरणीय स्वर्गस्थ सुभाष मुखोपाध्याय जी। इनको सप्रेम प्रणाम करें हम। अब वो घटना जिसे सुनकर आपको दुख होगा और गुस्सा भी आएगा। विश्व में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 25 जुलाई 1978 को लंदन में पैदा हुआ था, जिसका नाम लुइस जोई ब्राउन है। इस दिन को विश्व IVF दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन लुइस के जन्म के महज 67 दिन बाद भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को दुनिया में लाने वाले चिकित्सक को बंगाल सरकार ने इतना उत्पीड़ित किया कि 19 जून 1981 को उन्होंने आत्महत्या कर ली। पानीपत के निरुमा फर्टिलिटी एवं IVF सेंटर की निर्देशक आदरणीय डॉक्टर दिशा मल्होत्रा के कथन अनुसार डॉक्टर दिशा कहती है कि अगर डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की खोज को सम्मान देते हुए उनकी तकनीक को
आगे बढ़ाया जाता तो आज इस क्षेत्र में बहुत आगे होते। उनके दावे को स्वीकार न करने का कारण यह था कि एक भारतीय चिकित्सक की इतनी बड़ी उपलब्धि विदेश के चिकित्सकों के गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने मुखोपाध्याय के दावे को निरस्त कर दिया और दुनिया में ही नहीं, देश में भी बहुत से लोगों ने उनका उपहास किया। बंगाल की ज्योति बसु की सरकार ने उनके दावे को गलत बताते हुए उनका तबादला कर दिया, तमाम तरह से उत्पीड़न किया। लेकिन उनकी मौत के बाद दुनिया के विशेषज्ञों ने माना कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की तकनीक सही थी और उनका दावा भी उचित था। तो ये किया हमने हमारे डॉक्टरों के साथ। तो यही वो घटना थी कि जिनको जानकर दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। हम हमारी प्रतिभाओं को क्यों नहीं पहचानते? हम हमारी प्रतिभाओं को क्यों उचित अवसर नहीं देते? क्यों सम्मान नहीं देते? याद रखिए, हर प्रतिभाएं आत्महत्या नहीं करेगी। अगर यहाँ इस भारत देश में उचित अवसर नहीं मिला तो ऐसे प्रतिभाशाली लोग विदेश चले जाते हैं, चले जाएंगे भी, और वहां की सरकार उनकी प्रतिभाओं को अवसर देती है, ऊंचे पद पर बैठाती है, और तब हम यहाँ भारत में बैठे बैठे गर्व करते हैं कि वो तो हमारा भारतीय है, रहने दो। उचित अवसर न मिला हो, इसके कारण भी वो प्रतिभाशाली व्यक्ति विदेश गया हो, ऐसा भी संभव है। आज भी ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु अब इसके ऊपर क्या ज्यादा चिंतन करना। चलो लौट आते हैं हम हमारे विषय की ओर। एक सीधा साधा उदाहरण हम ध्यान में रखें फिर से। कोई एक व्यक्ति है, उसके पास उचित मात्रा में लकड़ियां है। वो व्यक्ति लकड़ियां जलाता है, तो लकड़ियां जली, उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? भस्म। लकड़ियां जल गई, अंतिम परिणाम कि भस्म बन गई। फिर से लकड़ियां जली, फिर से भस्म बनी। परंतु क्या आप यह कह सकते हो कि भस्म के कारण लकड़ियां जली? ऐसा नहीं कह सकते। लकड़ियां जली, उसके कारण भस्म हुई, यह तो कह सकते हो, परंतु ये नहीं कह सकते कि भस्म के कारण लकड़ियां जली। उसी तरह अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न हुआ और शुक्राणु नहीं मिला, उसके कारण मासिक धर्म हो गया, परंतु मासिक धर्म के कारण अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होगा, यह नहीं कहना चाहिए। जिस तरह भस्म के कारण लकड़ियां जली, यह हम नहीं कहते, उसी तरह यह भी नहीं कहना चाहिए कि मासिक धर्म के कारण अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकला। बस ये इतनी सीधी सादी बात है, परंतु शब्दों की लिपापोती के कारण बहुत घूम गई है। और लकड़ी जलाने वाला जो व्यक्ति है, वो एक निश्चित समय तक लकड़ियां जलाता रहेगा। लकड़ियां जली, भस्म हुई, लकड़ियां जली, भस्म हुई। एक समय ऐसा आएगा, लकड़ियां खत्म हो गई, या अब उसे लकड़ियां नहीं जलानी है, तो क्या होगा कि लकड़ियां जलना बंद हो गया, तो भस्म का बनना भी बंद हो गया। उसी तरह एक निश्चित अवस्था के बाद, लगभग 45 वर्ष के बाद, इसमें कुछ 2-3 वर्ष आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु 45 वर्ष के बाद स्त्री का शरीर अंडाशय से परिपक्व अंडाणुओं को बाहर नहीं निकालता, तो रजोस्राव भी नहीं होता। लकड़ियों का जलना जैसे बंद हो गया, तो भस्म का बनना बंद हो गया। उसी तरह अंडाणुओं का
उत्पन्न होना बंद हो गया, मतलब अंडाशय से निकलना बंद हो गया, तो मासिक स्राव भी बंद हो गया। इसे कहते हैं रजो निवृत्ति, मेनोपॉज। अब वो प्रश्न कि हम तो जब छोटे थे, भोजन करते समय हमने तो कभी माता की रजस्वला अवस्था के बारे में सोचा भी नहीं, बिंदास भोजन किया, हमने बिंदास भोजन किया, फिर भी हमको कुछ हुआ नहीं, और अब इतना लंबा लेक्चर काहे को देने का, ऐसा मन में होता है। अरे ये मत कहो कि हमको कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं हुआ, परंतु ये कहो कि हमको कुछ होने नहीं दिया। रजस्वला अवस्था में होने पर भी जब माता को काम करने की आवश्यकता हुई, रसोई बनाने की आवश्यकता हुई, तब इतनी सावधानी रखी, इतनी सावधानी रखी कि हमें कुछ होने नहीं दिया। उससे बहुत कुछ हो रहा था, परंतु वो आपको क्या बताए, हमको क्या बताए, हम तो बुद्धू थे ना, हमें कुछ नहीं होने दिया, परंतु उस मां को बहुत कुछ हो रहा था। शरीर में पीड़ा थी, मन बेचैन था, मन से अस्वस्थ थी, अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु तुम जब भी उस मां के सामने गए, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए तुमको रोटियां खिलाई, कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो मां है। दूसरी बात, उस जमाने में मैं थोड़ा भूतकाल की बात कर लूं, तो भूतकाल में ऐसा होता था कि संयुक्त परिवार रहता था, तो सबकी बारी आए, जिनको यह मासिक धर्म आए उनको आराम करने के लिए भेज दिया जाता, रूम में उनको आराम करने के लिए रखा जाता, और अन्य अन्य चाचियां सब रसोई गृह का कार्य संभालती। परंतु धीरे धीरे हम और पढ़ने लिखने लगे। हम यह सोचते थे कि हम पढ़ लिख कर और आगे बढ़ेंगे, हमें यह पता ही नहीं चला कि पढ़ लिख कर हम इतने होशियार हो जाएंगे, इतने होशियार हो जाएंगे कि हम हमारे ही लोग उनसे अलग हो जाएंगे। अब संयुक्त परिवार धीरे 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 खत्म हो रहे हैं, परंतु मैं तो यही कहूंगा कि ये अभिमान में मत रहो कि हमें कुछ नहीं हुआ, अरे तुम्हें कुछ होने नहीं दिया। और उस समय उस माँ को बहुत कुछ हो रहा था, हम तो बुद्धू थे, वो हमें क्या बताती, परंतु अब तो कुछ समझ आई ना। आप अब देखो, रजस्वला अवस्था में एक स्त्री को कितनी सावधानियां रखनी पड़ती है, तो कम से कम अब पत्नी को इतना सब कुछ न सहना पड़े, वो देखने का उत्तरदायित्व पतिदेवों का बनता है, और शास्त्र ने इसकी चिंता की है, आयुर्वेद ने इसकी चिंता की है। इसीलिए शास्त्र ने भी कहा कि रजस्वला अवस्था में स्त्री को रसोई गृह में मत भेजो, वो ठीक से खाना नहीं पका पाएगी। परंतु हम इतने आधुनिक हो गए, अरे ये तो सब बकवास है, बोलते रहते हैं। हम इतने आधुनिक हो गए कि हम ये दावा करने लगे, हम तो इस अवस्था में भी इसी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। तो फिर उस अबुध बच्चे में और हमारे भीतर अंतर ही क्या रहा। मैं यह समझ सकता हूं कि रसोई के विषय में हमने जो बात की वह हर जगह पर संभव नहीं है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। तो जहां पर इन नियमों का पालन संभव नहीं है, जाने दो, मत करो, आप स्वतंत्र हो, या फिर ज्यादा पालन न कर सको, कम पालन करो। तो पालन कितना कर पाते हो यह सबकी अपनी अनुकूलता के अनुसार, सबकी रुचि के अनुसार है, परंतु आयुर्वेद के इस सत्य को मत नकारो। आयुर्वेद के सत्य का तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम पालन नहीं कर पाते, वो बात अलग है, परंतु आयुर्वेद ने जो कहा है,
जो धर्मशास्त्र ने कहा है, कम से कम उस सत्य के अस्तित्व को डामाडोल मत करो। वैसे ये गुजरात वालों को बराबर याद होगा कि रजस्वला अवस्था में बनाया हुआ भोजन जो व्यक्ति खाएगा तो फिर क्या बोले थे, बैल बन जाएगा, ऐसा एक विवाद हुआ था। हकीकत में वो ऋषि पंचमी की कथा है और इतना जबरदस्त उसके ऊपर लोगों ने विवाद कर दिया कि ये सब ये है वो है न। हकीकत में आप थोड़ा ही चिंतन करो ना तो उस कथा में इतना सकारात्मक संदेश है, इतना सकारात्मक संदेश है कि फेमिनिस्ट भी सुन ले तो वो खुशी से उठेंगे कि ओहो, शास्त्र ने इतना भी सोचा है, हमें तो पता ही नहीं था। परंतु कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो चिंतन करने के बाद परम तत्व से प्राप्त होते हैं, ऐसे ही नहीं होता। तो ऋषि पंचमी की वह कथा, उसके ऊपर उसके पीछे मुझे जो एक लगता है, एक वाक्य का संदेश, उस संदेश की चर्चा करेंगे। एक जगह पर मैंने अचार की बात की थी तो वहाँ बात को अधूरा रखकर यह भी कहा था कि आपको अचार खाने से क्यों रोका गया या फिर आपको अचार के पास क्यों जाने नहीं दिया, उसके ऊपर चर्चा तो हुई थी, परंतु विशेष बात भी करनी है। आपको रसोई गृह में क्यों नहीं जाने दिया जाता, इसके ऊपर आयुर्वेद के प्रमाण के साथ भी बात करनी है। और एक प्रश्न ये भी बार बार आता रहता है कि मासिक धर्म तो भगवान की देन है, कुदरत के कारण यह सब कुछ होता है, तो फिर हम भगवान को छू ले उसमें क्या दिक्कत है, उसकी चर्चा भी करेंगे आयुर्वेद के प्रमाण के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।